ठीक है, तो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में देखते हैं क्या है। ऑन द टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, सीधा जैसे कि व्हाट इज फोर्स, सीधा फोर्स पे आएंगे। उससे पहले की बातें भूल जाते हैं। पहले तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी ना इसमें, लाइक एक सेकेंड। ओके, चलो सही टाइम पे आ गया, ये भी थोड़ा सा लेट बट आ गया। ठीक है, तो बेटा गुड इवनिंग बेटा। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जीवन के कानून से भूल जाओ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, व्हाट इज तो पहले फोर्स की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। जैसे अच्छा पहले एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम एक घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी तो जानते हो ना आप, है ना। मान लो एक हॉर्स होगा, ठीक है, और इससे बंधी हुई होगी हमारी पीछे एक ठेला टाइप जो होता है, जिसमें 2 टायर लगे होते हैं। हुँ, अब ये जो घोड़ा गाड़ी है ये चल नहीं रही है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि इसके कौन से रीज़न हो सकते हैं? 2 ऐसे पॉसिबल रीज़न्स बताओ जिसकी वज़ह से ये चल नहीं रही हो। 2 पॉसिबल रीज़न्स जिसकी वज़ह से ये चल नहीं रही है। कम ऑन, कोई ट्राई करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो, एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है, ठीक है? और आपको बस ऐसे 2 पॉसिबल रीज़न्स बताने हैं जिसकी वज़ह से ये चल नहीं रही है। कम ऑन, ये तो सिंपल है। ट्राई करो जल्दी से। कम ऑन, चलो, चलो, जल्दी ट्राई करो मेघा। मान्या, आर यू देयर? ओके, बिकॉज़ ऑफ द रेस्ट, इट इज़ ऑन रेस्ट। ओके, आपका आंसर है इट इज़ ऑन रेस्ट, ठीक है। और कोई? कम ऑन, मान्या, जतिन। हमने बोला कि एक ओके, ओके, नो आइडिया। ठीक है, हमारे पास एक गाड़ी थी, ठीक है, और वो जस्ट खड़ी हुई है, वो चल नहीं रही है, तो उसके लिए क्या-क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, ये जाननी है हमें। जतिन, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी जो आपको याद आ रही हो? ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है, एक चीज़ पर वेस्ट करने के लिए। तो हमारी जो गाड़ी है, ओके, हम इसको कार ही कंसिडर कर लेते हैं, कोई कार है मान लो, ठीक है, और वो खड़ी हुई है और वो चल नहीं रही है, ठीक है, ये रेस्ट पर है। ये बात तो ठीक है कि ये रेस्ट पर है, बट ये रेस्ट पर क्यों है? ठीक है, इसके लिए जो कारण है, इसके लिए जो हमारा रीज़न है, वो ये होता है कि इसके ऊपर अच्छा, इसमें अब क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास 2 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, और दोनों ही रीज़न फोर्सेस पर डिपेंड है, ठीक है, फोर्सेस पर डिपेंड है। तो पहला रीज़न क्या हो सकता है बेटा, कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लग रही हो, सही बात है ना? किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि इसके ऊपर कोई सी भी फोर्स नहीं लग रही। बट अगर हम एक्चुअल लाइफ की बात करें, तो इस पे तो काफ़ी सारी फोर्सेस लग रही होंगी। क्यों? अगर इस गाड़ी का एम मास है, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है एमजी, यानी कि वेट, ठीक है। और हाँ, वेट से याद आया मेघा, उस दिन एक मिस्टेक हो गई थी बेटा। जो वेट होता है हमारा वो फोर्स होता है, ठीक है, मेनली। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही हमारा जो वेट होता है वो भी हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है, बट क्योंकि वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, एफ जी की वजह से होता है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉर्मल ए ना होके जी होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, इसलिए हमारे वेट की भी जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी। ओके, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी आपको उस दिन के, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी करेक्ट है। बट वो जो पर्टिकुलर नाम होता है ना न्यूटन, वो हमने नहीं बोला था। ओके, तो उसके लिए सॉरी। ओके, तो हमारा जो वेट है, ठीक है, वो नीचे डाउनवर्ड लगता है, तो इसका मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि यार इस पे फोर्सेज नहीं लग रही, तो फोर्सेज ना लगने वाला है ना, वो तो पॉइंट बैठा नहीं सही। तो क्या रीज़न है फिर इस पर कि ये गाड़ी अभी भी क्यों नहीं चल रही, जबकि यार इस पे तो एक फोर्स लग रही है, ऐसे एक्ट हो रही है, और शायद फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही होगी जो इसको रोकी हुई होगी, है ना। तो इसका बेटा सीधा रीज़न ये है कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, जितनी भी इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी इस टाइम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, मे बी कोई हवा आ रही होगी जो इसको पुश कर रही होगी आगे की साइड, मे बी कोई फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा। तो उन सब का अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, ठीक है, तो उन सब का रिजल्टेंट ज़ीरो है। देखो इसका मैंने क्या मतलब लिखा है, मैंने इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है। अगर मैंने फोर्सेस के आगे सिग्मा लगा दिया, इसका मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज ज़ीरो। इस वजह से हमारी जो चीज़ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, ठीक है। तो फोर्स होती क्या है? द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। देखो अगर एक मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी फिलहाल इसकी वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो। ओके ना, फिलहाल इसकी वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो। अच्छा,
तो अगर मैं इस पे इस साइड से एक फोर्स एक्ट कर दूं तो इसकी कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसकी कुछ मतलब ज़्यादा वेलोसिटी करूं और इसका मास है m, तो इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे की साइड पुश हो जाएगा। इट मीन्स इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, वी डैश के नाम से कह देते हैं इसे। तो इसकी मैंने वेलोसिटी चेंज करा दी, ठीक है। सो ऐसा पुश या फिर पुल, अभी तो हमने फिलहाल पुश की बात की है यहाँ पे। इसमें हो सकता था पुल भी लग जाए। पुल कैसे लगेगा, वही ऑब्जेक्ट है, अब की बार हम इसको खींचेंगे किसी चीज से बांध के इस साइड। तो अब इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, पहले जीरो था, अब कुछ वी डैश हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों चीजें किसके एग्जाम्पल हो गए, फोर्स के, पुश और पुल। ओके, आपने देखा होगा जैसे कि आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हो तो उसमें जो कांच के गेट होते हैं उनमें मोटा मोटा एक गोला बना होता है, उस पर मोटा मोटा लिख रखा होता है पुश, है ना, या फिर उस पर लिखा हुआ होता है पुल। ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गेट आपका तभी खुलेगा भाई जब आप इसको कुछ फोर्स दोगे। ठीक है, और वो फोर्स किस चीजों में मतलब किस फॉर्म में हो सकती है, दो फॉर्म में हो सकती है। एक फॉर्म होगा उसका पुश और एक फॉर्म होगा उसका पुल। ओके, चलो ठीक है। तो पहली चीज क्या होगी, पहला तो फोर्स आपको पता चल गया कि भाई पुश और पुल होती है, और वो वेलोसिटी को चेंज कर देती है। वेलोसिटी अगर जीरो थी तो वेलोसिटी बढ़ा देगी, है ना। या फिर अगर वेलोसिटी मान लो हमारी कोई गाड़ी थी जो इस रफ्तार से चल रही थी अच्छी खासी भली, है ना, ये हमारी बाइक हो गई, और अचानक से क्या होता है, एक ही मैन टाइप आ गया बंदा, सुपरमैन आ गया, एंड देन उसने क्या किया, एक हाथ से अपनी, है ना, इसने हाथ आगे करा एंड देन अचानक से बाइक रुक गई। क्यों, क्यों रुक गई, बिकॉज हमारे ही मैन या जो भी सुपरमैन है हमारा, इन्होंने फोर्स लगाई इस बाइक के ऊपर, तो इसकी जो वेलोसिटी पहले थी वी डैश, अब इन्होंने उसकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया। ओके, सो ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट कि हमारी जो फोर्स होती है वो दो फॉर्म में पाई जाती है, पुश में और पुल में। और फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, वो हमारी वेलोसिटी को चेंज कर देती है। अगर जीरो है तो उसकी कुछ वेलोसिटी कर देगी, और अगर पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो उसको वो जीरो कर देगी, है ना। ओके, अच्छा और बताओ क्या क्या हमारे पास इफेक्ट हो सकते हैं फोर्स के, कम ऑन। एक इफेक्ट तो ये हो गया कि हाँ वो वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, चेंजेस वेलोसिटी। ओके, और कोई इफेक्ट किसी को याद आ रहा है इस टाइम, कि आपने कभी किसी पे फोर्स लगाई हो और उसकी वेलोसिटी चेंज तो नहीं हुई लेकिन कुछ और जरूर हो गया। तो क्या कोई एग्जांपल देगा कि वेलोसिटी चेंज करने के अलावा फोर्स और क्या क्या कर सकती है, कम ऑन, ट्राई करो। वेलोसिटी चेंज करने के अलावा फोर्स और क्या क्या कर सकती है, कम ऑन बेटा, रिएक्ट करो। जतिन, आर यू देयर, जतिन आर यू देयर। ओके, नहीं हो यहाँ पे। मेघा मान्य, आर यू देयर, कम ऑन बेटा, आर यू देयर दोनों, एटलीस्ट। ओके, ठीक है। तो हमने देखो अभी बताया कि जो फोर्स होती है ना, फोर्स दो फॉर्म में पाई जाती है, एक होता है पुश और एक होता है पुल। ओके, ये तो हो गई इसकी दो फॉर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमको समझ में आया कि यार एक जो फोर्स है अगर वो किसी चीज पर लगती है तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगी। अगर वेलोसिटी कुछ नहीं थी तो मे बी कुछ वो उसमें वेलोसिटी ला दे, है ना। और अगर पहले से कुछ वेलोसिटी थी तो मे बी वो उसको जीरो कर दे, है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, आप एक लाइव एग्जांपल की तरह सोचो, आप एक बड़े से भारी कंटेनर को उठाने की कोशिश कर रहे हो, पर ये जो कंटेनर है ये गत्ते का कंटेनर है। गत्ता समझते हो ना आप लोग, वो गत्ते का कंटेनर क्या होता है, उसका सरफेस बहुत हल्का होता है और सामान उसमें ज्यादा भर देते हैं। ठीक है, तो ये गत्ते का कंटेनर है, अब इसको आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो मगर इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो बताओ जरा क्या होगा। आई डोंट थिंक कि मेरे में इतनी जान है कि भाई मैं इस बड़े से भारी कंटेनर को हिला दूं, है ना। तो मे बी इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, पर क्योंकि इसका सरफेस गत्ते का बना हुआ था तो मे बी इसकी शेप चेंज जरूर हो सकती है। सही बात है। अच्छा, ओके। कार्डबोर्ड, हाँ कार्डबोर्ड। ओके, मेघा। हाँ, तो ये जो हमारा बॉक्स था, बड़ा सा कंटेनर जो था वो कार्डबोर्ड का बना हुआ था, और कार्डबोर्ड बहुत हल्का होता है। ठीक है, और इसमें कार्डबोर्ड के कंटेनर में इन्होंने बहुत सारा सामान भर दिया था जिसका मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वजन है इसमें। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर के ऊपर जो कि गत्ते का बना हुआ था, मैंने इसको पुश करने की कोशिश की, बट क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा था ये मुझसे पुश नहीं हुआ, है ना। इसकी वेलोसिटी को मैं चेंज नहीं कर पाया, इसकी वेलोसिटी जीरो थी और जीरो ही रही। पर मेरी फोर्स लगाने का कुछ तो इस पे इफेक्ट हुआ होगा। तो सोचो वो इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि कार्डबोर्ड तो बहुत पतला होता है। कम ऑन, क्या होगा फिर। अरे बिल्कुल सही, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या काम कर सकती है, फोर्स या तो उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना, या फिर उसका शेप चेंज कर सकती है। तो ये हो गए हमारे पास दो इफेक्ट हमारे क्या कहते हैं फोर्स के। अच्छा, एक और इफेक्ट है फोर्स का, अगर आई डोंट थिंक कि कोई पूछने वाला है आपसे, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, है ना, तो इस वजह से बता रहा हूँ।
तीसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, मान लो अगर हम्म, ठीक है, हम जैसे कि क्रिकेट वगैरह देखते हैं है ना नॉर्मली, तो हमारे पास एक बैट्समैन होता है, अच्छा खासा, वो अपना बैट लेके खड़ा रहता है, ठीक है, और एक बॉलर होता है जो कि उसको बॉल कराता है। तो ये हमारी बॉल है एंड ये इधर की साइड आ रही थी। अब फिलहाल जो हमारी बॉल की डायरेक्शन है, बॉल की डायरेक्शन कुछ इस साइड में है, सही बात है, ध्यान से देखना बेटा, बॉल की डायरेक्शन इस साइड आ रही है बैट की तरफ। अब क्या करता है हमारा बैट्समैन, इस बॉल को हिट कर देता है और फिर इसकी डायरेक्शन जो होती है वो सिक्सर की तरफ चली जाती है। ओके, तो अब इसमें बताओ क्या हुआ, इसमें ना ही बॉल की शेप चेंज हुई, है ना, ना ही इसकी मतलब वेलोसिटी, तो हाँ थोड़ी बहुत चेंज हुई होगी, जाहिर सी बात है, इतनी इतनी दूर से हिट किया और वो सिक्सर के लिए गई है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका शेप चेंज में भी हुआ हो हल्का फुल्का। और एक चीज हुई इसके साथ, क्या बताए, कौन बताएगा कि और क्या चीज हुई शेप और वेलोसिटी चेंज होने के अलावा? जैसे ही, अरे वेरी गुड बेटा, आप तो बहुत ध्यान दे रही हो। ठीक है, तो हमारे पास और क्या हो जाता है, चेंज द डायरेक्शन। तो हमारी फोर्स क्या क्या इफेक्ट कर सकती है किसी चीज के लिए? पहला इफेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी चेंज करना, दूसरा इफेक्ट होता है उसकी शेप चेंज करना, तीसरा इफेक्ट होता है उसकी डायरेक्शन चेंज करना। ओके, इतना क्लियर है? ओके, और कोई यहाँ पर प्रेजेंट भी है? मान्या, आर यू प्रेजेंट? ओके बेटा, रेस्पॉन्ड करो बेटा, ठीक है। जतिन, आर यू देयर? ही इज नॉट देयर। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अ फोर्स इज अप्लाइड और नॉट, व्हाट डज अ फोर्स चेंज। हाँ देखो, ये हमने चीजें बता दी हैं आपको पहले से, कि हमारी जो फोर्स करती है वो क्या करती है, स्पीड चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है और शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, अब फोर्स जो है हमारी, उसका फॉर्मूला होता है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, वो बाद में पढ़ाएंगे, बट फिलहाल आप बस यही जान लो कि हमारा जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने पिछले वाले उसमें देखा था, मास का तो कुछ नहीं है, इसको हम इंडिविजुअली है, इसको हम और चीज़ों में नहीं तोड़ सकते, तो इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बट एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू ए है, और हमें पता है कि हम मास को और भी चीज़ें मतलब एक्सेलरेशन को और भी चीज़ों में लिख सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, इसको हम वेलोसिटी और टाइम के स्क्वायर से ऐसे लिख सकते हैं ना, वी अपॉन टी स्क्वायर, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का स्क्वायर, है ना। तो हम इसकी बस यूनिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, एक मिनट गड़बड़ हो गई है। एक्सेलरेशन इज वी अपॉन टी, ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और हमारा इसको हम और चीज़ों में लिख सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस में, तो इसको हम लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब हो गया हमारा, अभी भी ये फोर्स ही है ना। तो फाइनल क्या बना, एम इंटू डी अपॉन टी स्क्वायर। इतना ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? कम ऑन। ओके ग्रेट। तो हमारे पास जो फोर्स थी अब वो बन चुकी है मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी बस हमें यूनिट निकालनी है, तो मैं यूनिट ही निकलवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मास, जो कि होता है केजी, इसकी ऐसा यूनिट केजी होती है। डिस्टेंस की हो जाती है अपनी मीटर, और टाइम की हो जाती है सेकंड का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आया है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। तो फोर्स की क्या यूनिट हो गई, न्यूटन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सिंबल, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन। और न्यूटन होता क्या है, न्यूटन होता है के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ की यूनिट निकालनी है, ठीक है, तो आपको बस उसको बेसिक यूनिट में तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपके पास अगर पावर है ना, तो पावर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, या जो भी कुछ होता है, वर्क है ना, ये सब चीज़ों को बस आपको छोटी छोटी यूनिट में तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे ले आओ, डिस्टेंस से नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमको सबको डिस्टेंस, टाइम, मास, इन चीज़ों में चेंज करना होता है, तीन चीज़ों में, ठीक है। तो इन चीज़ों में अगर आपने चेंज कर लिया तो आप इजिली किसी भी चीज़ की यूनिट निकाल सकते हो, जैसे हमने अभी फोर्स की निकाली थी। ओके, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैंने पिछली बार बताया था। देखो, दो क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर और एक वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, मान्य शायद नहीं थी उस टाइम प्रेजेंट, थी प्रेजेंट, है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, किसी चीज़ की वैल्यू होती है, कि हाँ भाई हमें क्या कहते हैं, आज इतना खाना खाना है ना, आज मैंने 2 किलो खाना खा लिया, ऐसे वाला। पर मुझे ये तो नहीं बताना पड़ा कि मैंने किस डायरेक्शन में बैठ के खाया है। पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, है ना, तो वेलोसिटी को मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम्हें ना नॉर्थ में जाना पड़ेगा। नॉर्थ में अगर तुम, है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाओगे तब तुम मुंबई पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आपने दोनों चीजें बताई, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो ये वाली क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और हमारा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि भाई इसके पास भी यही चीजें हैं दोनों, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। क्योंकि हमने देखो बताया कि या तो आपको पुश करना मिलेगा या तो आपको पुल करना मिलेगा, है ना, पुश और पुल, दो टाइप की फोर्सेज हो गई।
तो जाहिर सी बात है ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, है ना। अगर आप ऐसे करके लगा रहे हो किसी चीज पे फोर्स, ऐसे ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये हो गया पुश बाद में, ठीक है। और अगर आप इस साइड से किसी चीज को खींच रहे हो तो वो हो गया पुल, है ना। दोनों चीजें हो गई आपकी। तो हमको डायरेक्शन में डिपेंड करता है, प्लस आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कितने न्यूटन से खींच रहे हो, जैसे कि 30 किलो न्यूटन, ठीक है ना, गीगा न्यूटन वगैरह वगैरह। ओके, किलो न्यूटन ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किलो होगा तो आप 10 की पावर 3 से उस चीज़ की मल्टीप्लाई करा दोगे। ओके। ओके, आगे देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्सेस। देखो अभी तक तो समझ में आया ना, इसमें तो कोई ज़्यादा नहीं है ना। कमान बोलो बच्चों। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा। ओके मान्या। ओके जतिन, तो आप हो ही नहीं भाई, सो गए तुम तो यार। जतिन और पंकज तो पता नहीं कहाँ खेलने चला जाता है शाम में। अच्छा, बोला क्या? आई थिंक सो। तो अब हम बात कर रहे थे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की, ठीक है। ये हमारी फोर्सेस का नेचर है। ओके, जैसे हमने पुश और पुल बताया, वैसे ही हमारा एक और नेचर होता है, ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस। पुश और पुल जो था ना, वो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो चेंज हो रही थी उसकी वजह से हमने पुश और पुल रखा था। बैलेंस क्यों है? बैलेंस बताएगा कि हमारे पास वेलोसिटी है कि नहीं है, ठीक है। कितनी है उससे हमें फर्क नहीं है, जीरो है या कितनी है, पर हमारे पास बैलेंस ये बताएगा कि वेलोसिटी है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने भी आपको वो वाला एग्जांपल दिया था, हॉर्स कार्ट वाला, है ना। घुड़सवारी वाली जो होती है हमारी, वो क्या कहते हैं उसे मैं नाम भूल गया, ठीक है, हॉर्स कार्ट ही ठीक है ना। तो हॉर्स कार्ट खड़ी थी, और या फिर मैं बोलूँ कार खड़ी थी हमारे पास एक, है ना। कार तो 3 पहिए कौन सी कार में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कार, और ये ऐसे ही खड़ी हुई थी, और मैंने बताया था कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी फोर्सेस का सम जीरो है, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस बेटा, ऐसा एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम, मान लो अगर ये एफ है और मैंने इधर भी एक एफ लगा दी, ओके। तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि देखो अगर मैंने इसको भी 10 न्यूटन लगाया है तो मैंने इसको भी 10 न्यूटन लगाया, मानो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब ये दोनों 10 न्यूटन की फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट करके जो इनका सम आता है, अगर मैं बात करूं, आपको ना क्या करना होता है, देखो किसी भी सम को निकालने के लिए, जैसे मान लो हम फोर्सेस के सम की बात कर रहे हैं, है ना। फोर्स सम को निकालने के लिए आपको कोई भी एक डायरेक्शन लेनी है और खुद से उसको पॉजिटिव मान लेना है। जैसे कि मान लो मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ और इस वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है। वही हुई, हट गई पिक्चर। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे बस इनको सम करना है। और हाँ, ध्यान रखना, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो वाली फोर्स पॉजिटिव होगी और नेगेटिव डायरेक्शन वाली फोर्स नेगेटिव होगी। देखो फोर्स का सम करना बहुत ईजी है। सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स वन प्लस फोर्स टू, ओके। दोनों को ऐड करना है, पर ध्यान रखना कि जो पहली फोर्स थी, ये वाली फोर्स, वो 10 न्यूटन की थी, 10 न्यूटन की थी भाई, पर इसकी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके। तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया। पर अगर मैं बात करूँ दूसरी वाली फोर्स की, तो जरा ध्यान से देखो, ये तो हो गई +10, है ना। पर दूसरी वाली फोर्स किस में, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, नेगेटिव साइन के साथ। तो इसलिए इसके पास आएगा -10, और इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। तो सम ऑफ फोर्स कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 0 हो गया इस एग्जाम्पल में। तो ऐसी एग्जाम्पल्स जहां पर हमारा जो सम ऑफ फोर्स होता है, सम ऑफ फोर्स होता है वो 0 हो जाता है बेटा, ऐसे एग्जाम्पल्स को, ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। बताओ समझ में आया? ओके वेरी गुड मिस्टर, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास एग्जांपल जिनमें हमारी जो फोर्सेस होती हैं उनका सम 0 हो जाता है, उन फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं, ओके। तो अनबैलेंस कौन सी हो गई भाई? जाहिर सी बात है, ऐसी अनबैलेंस फोर्सेस जिन पर हमारा जो सम होगा वो 0 नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इस पर मैंने इधर से 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी और इस पर मैंने इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी, ओके। दो फोर्सेस लगाई है, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, इसको F2 बोल देता हूँ। अब मुझे जाहिर सी बात है एक डायरेक्शन फिक्स करनी पड़ेगी, तो ठीक है, बड़ी वाली का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, बड़ी वाली इस डायरेक्शन में है ना। तो ठीक है, ये वाली डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, और ये छोटी वाली इस डायरेक्शन में लगा रही है, ओके ना। तो इस वाली डायरेक्शन को हम ले लेते हैं नेगेटिव, सही है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट फोर्स का सम निकालेंगे। चेंज कर लेता हूँ कलर, अच्छा लगेगा थोड़ा। फोर्स का सम निकालने के लिए देखते हैं क्या करना है, फोर्स वन प्लस फोर्स टू। अब फोर्स वन कौन सी, यानी कि फोर्स वन
कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये हो गई पॉजिटिव। फोर्स वन का मैग्नीट्यूड कितना है 20, तो ये हो गया प्लस का 20। और फोर्स टू की बात करें, फोर्स टू ये वाली है जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है, और ये हो गई नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 10। ठीक है, अब 20 माइनस 10 कितना होता है, 10 न्यूटन। तो वाह, इस इट मीन्स हमारा जो बैलेंस, अब जो फोर्सेस का सम आया है वो हमारा 10 आया है। ठीक है, अब हमारा जीरो नहीं आया, पहले हमारा जीरो आया था, अब हमारा 10 आया है। तो बस जाहिर सी बात है, इनका जो सम था वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो वो फोर्सेस बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस होंगी। क्लियर है? बताओ किसी को कोई डाउट अभी तक? ओके, वेरी गुड। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है ना वैसे चैप्टर? मान्य ने भी? हो, दोनों ने पढ़ रखा है। आज जतिन के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन जतिन रिएक्ट नहीं कर रहा। जतिन आ गए बड़ी देर बाद भाई। सर वो नेटवर्क इशू हो रहा था, है ना? चलो कोई नहीं, आगे करते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। बैलेंस्ड इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, देखो इसमें डेफिनेशन वही लिखी है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो इट इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्सेस। ओके, एग्जांपल इन्होंने दे दिया है कि आपके पास एक, क्या रखा है, ये मग रखा है, जग रखा है, पता नहीं, टग ऑफ वार, पता नहीं क्या लिखा है, गेम, अच्छा, गेम का एग्जांपल दिया है। व्हेन द फोर्स अप्लाइड बाय बोथ द टीम इज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड, छोड़ो ना, इसको हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें बस समझ में आना ये चाहिए कि हाँ जो सम होगा वो जीरो होगा, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमारी, जिन पे, मतलब जो बैलेंस फोर्सेस होती हैं, बैलेंस फोर्सेस का सम जीरो था, ये तो पता चल गया। और क्या क्या करती हैं हमारी बैलेंस फोर्सेस? डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, इसका स्टेट का चेंज नहीं होगा। स्टेट का चेंज का मतलब, अगर ये रेस्ट पर है, मान लो इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये रेस्ट पर है, तो मैडम ये जो है ये रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, अगर हमने दो टाइप से फोर्स लगाई थी इस पर, है ना, और ये फोर्सेस, दोनों फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस हैं, इट मीन्स इसका सम जीरो है, तो ये हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, ये तो जाहिर सी बात है ना। जब इसका जो सम होगा वो जीरो नहीं बैठेगा, तभी वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा उतनी फोर्सेस के साथ। सही है, तो ये हो गया हमारे पास। ओके, और क्या क्या कर सकता है ये? आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, हाँ ये भी पता है हमें कि इसमें जो फोर्सेज होती हैं, बैलेंस फोर्सेज जो होती हैं, बैलेंस फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं। देखो मैंने अभी लगाया था ना 10 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन यहाँ से भी था, 10 न्यूटन यहाँ से भी था, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन थी वो डिफरेंट थी, है ना। तो इस वजह से ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप, हाँ ये बात सही है, उनकी वो शेप चेंज कर सकती हैं, ठीक है, और साइज चेंज कर सकती हैं ऑब्जेक्ट का, है ना। जैसे कि अगर मैं इलास्टिक की बात करूँ, इलास्टिक है ना, इलास्टिक है, इलास्टिक को आप इधर से भी खींचो, इधर से भी खींचो, और बराबर 10 न्यूटन से खींचते रहो, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी बेटा, ये लंबी हो जाएगी, पर जाहिर सी बात है इसमें वेलोसिटी तो नहीं आएगी ना, है ना, और फोर्सेस अभी भी अनबैलेंस फोर्सेस ही हैं। ठीक है, सॉरी बैलेंस फोर्सेस ही हैं। ओके ना, तो ये हो गया। अच्छा, व्हेन वी प्रेस अ बैलून फ्रॉम अपोजिट साइड द साइज ऑफ द बैलून इज चेंज, हाँ ये भी बात देखो सही है, कि अगर आपके पास एक बैलून होता, ठीक है, और इसमें से आप मान लो एक तरफ से आप फोर्स लगाते इधर से भी इधर से भी, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसकी शेप कुछ बनने वाली ऐसी है, जो बनेगी आगे, और इधर का आपका बिल्कुल खाली हो जाएगा ये, है ना, दबा हुआ सा बलून दिखेगा आपको, और दबा हुआ सा बलून दिखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इसकी वेलोसिटी तो अभी भी जीरो ही है, बट इसका शेप चेंज हो गया है। सही है, तो ये हो जाता है बैलेंस फोर्सेस का। अच्छा, अनबैलेंस फोर्सेस क्या करती हैं फिर? अनबैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं भाई? कौन सी होती है? जिनमें हमारा जो रिजल्टेंट होगा अप्लाइड फोर्सेस का, वो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर स्मॉलर देन जीरो, देखो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ये अधूरी डेफिनेशन है, बट ग्रेटर देन जीरो इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि आपको पता चले कि हाँ ये चीजें मूव कर पा रही हैं। ओके, नेगेटिव फोर्स का मतलब एकदम से बच्चे समझ नहीं पाते ना। टू मूव एन ऑब्जेक्ट अनबैलेंस्ड, टू मूव एन ऑब्जेक्ट अनबैलेंस्ड फोर्सेज आर टू बी अप्लाइड फ्रॉम द, हाँ ठीक है, ये हमको मालूम है कि अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हमें अनबैलेंस फोर्सेज लगानी होंगी। अनबैलेंस फोर्सेज का मतलब क्या हुआ देखो, या तो ये हमारी 20 न्यूटन की फोर्स इधर से लग जाए, 10 न्यूटन का इधर से लग जाए। ओके, तो जो बनने वाला जो ऑब्जेक्ट, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर खिसक जाएगा 10 न्यूटन से। आप माइनस करके देख लो, 20 में से 10 गए, 10 बचा, है ना, और बड़ी वाली कौन सी है, ये वाली, तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन से मूव कर जाएगा। ओके, तो हमें इसको मूव कराने के लिए क्या कहते हैं, ऐसी फोर्स लगानी पड़ती है अनबैलेंस। ओके, अच्छा, इनका इफेक्ट क्या होता है? इनका इफेक्ट होता है चेंज द स्पीड एंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड चेंज द साइज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ ये सब कुछ कर सकती हैं, ठीक, अनबैलेंस फोर्सेज जो होती हैं वो सब कुछ कर सकती हैं।
उसका शेप भी चेंज कर सकती हैं, उसका साइज भी और उसकी पोजीशन भी। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब जरा ये वाली चीज़ आप ध्यान से सुन लेना बेटा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड एक और होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो ध्यान से सुन लेना बस। आर यू देयर ना बेटा, बोलो सब लोग। ओके, ओके ग्रेट। तो देखो जरा कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ठीक से सुन लेना, उसके बाद आपके ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो जरा, अगर मैंने मान लो ये वाला एग्जांपल सही नहीं होगा। हम्म, जैसे मान लो, हाँ ये एग्जांपल बनाते हैं। देखो बेटा, ये एक बॉल है, ठीक है, और ये एक रिजिड सरफेस है। रिजिड सरफेस यानी कि खुरदुरा सरफेस, ठीक है, जो कि अनस्मूथ होता है, रफ होता है बहुत ज़्यादा, वैसा सरफेस है ये। ठीक है, और ये बॉल ऐसे एक मतलब इसको बोलते हैं चैनल, चैनल बोलते हैं इसको वैसे। ठीक है, इस पर ये अटक गई है, बॉल हमारी अटक गई है। तो अब इस बॉल के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में किसके है, इस कॉर्नर के कांटेक्ट में है ये। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। इस कॉर्नर के कांटेक्ट में होने की वजह से बेटा इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, बट फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट मेन। हमारे पास जो मेन चीज है वो है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कब लगेगी, जब किसी चीज के ऊपर कोई भी चीज मतलब कांटेक्ट में होगी, हवा में नहीं होगी कोई भी चीज, जाहिर सी बात है। अगर वो जमीन पर लग रही है तो जमीन भी उसको कुछ फोर्स से धकेलती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग खड़े हो तो आपको भी हमारी जो जमीन है वो उसी फोर्स से नीचे से ऊपर धक्का देती है। ओके, और सेम फोर्स से आप नीचे भी खड़े रहते हो, इस वजह से आप स्टेबली चल पाते हो यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कांटेक्ट की, तो बस आप ये समझ लो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा किसी चीज और चीज के टचिंग में या कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करने लगती है। ठीक है, अब उस फोर्स की डायरेक्शन वगैरह क्या होगी वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल आप बस ये समझ लो कि यहाँ पर फोर्सेस एक्ट होंगी। ओके, इधर भी और इधर भी। ठीक है ना, कांटेक्ट की वजह से जो फोर्सेस होती हैं वो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। आगे इसके बारे में देखो जरा, होल्डिंग, लिफ्टिंग, ये सब चीजों में फोर्सेस लगती हैं। अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इट फिजिकली। ठीक है, फिजिकल टच से हम जब कोई भी चीज मतलब मान लो बॉल है, इसको हम धकेल रहे हैं तो इसको टच करके ही तो धकेलेंगे, तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। इसका एग्जांपल समझ लिया बेटा। हाँ, अब देखो जरा, अगर हम बात करें जैसे कि ये वाली तो फोर्स हम खुद लगा रहे थे, है ना, तो जाहिर सी बात है हम इसको टच करके इसको फोर्स लगाएंगे। बट अगर हम बात करें अपनी, और मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ स्पेस में। ओके, ये है स्पेस, वैक्यूम, ये हमारा हो गया स्पेस, और ये है हमारी अर्थ। ऐसे मान के चलना, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। ये अर्थ है हमारी और मैं स्पेस में हूँ। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, क्या ये अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मुझे खींचेगी? कम ऑन, कम ऑन बेटा, बोलो हाँ कि ना। कुछ भी बोल दो, जस्ट रिएक्ट करो प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने एक बंदा बनाया हुआ है, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में बिना किसी चीज के हैगा, सिर्फ इस पे ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये ऐसे तैर रहा है, और ये अर्थ के बहुत करीब है। ओके, तो क्या हमारी अर्थ इसको किसी फोर्स से नीचे की साइड अपनी तरफ खींचेगी? हाँ बिल्कुल खींचेगी। ठीक है, क्यों फिर खींचेगी, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से इसको नीचे की साइड खींचेगी, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका मास बहुत ज्यादा है ना। इसकी वजह से हमारे हमें या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में जो भी होगा उसको ये नीचे की तरफ अपने पास खींचेगी। अब एक बात बताओ, इस अर्थ को खींचने के लिए किसी कांटेक्ट की जरूरत थोड़े ना पड़ी, हमारे बीच में कोई सरफेस थोड़े ना है ना। हम तो हवा में तैर रहे थे अच्छे भले, ये हमें खींचने लगी, और खींचते खींचते हमारे पास मतलब एक अदृश्य फोर्स लगने लगी जिसका कोई कांटेक्ट है ही नहीं, है ना, और स्टिल ये हमें खींच रही है। ठीक है, तो विदाउट कांटेक्ट फोर्स कौन सी होती है, जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब चीजें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। समझ आया? ओके ग्रेट, ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो यार, कांटेक्ट फोर्स के बाद एक नॉर्मल कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स होती है। अ, क्या? अच्छा, ओके, न्यूक्लियर फोर्स। अम हाँ होती तो है, बट देखो इसमें भी टाइप्स होते हैं ना न्यूक्लियर फोर्सेस में। अ, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस को भी, बट यार एटॉमिक लेवल पे मुझे नहीं मालूम क्या होता है, तो मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर न्यूक्लियर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर ऐड कर लिया।
देखो मैं बोलना चाहूँ तो इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि नॉन कन्फर्म्ड है कि ये नॉन कांटेक्ट होती हैं, कांटेक्ट होती हैं, जस्ट बिकॉज देखो आपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं, हाँ वो रेडिएशन छोड़ती हैं अपने तरफ से। तो जो फोर्स निकलती है हाँ वो रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है और वो नॉन कांटेक्ट होती है। बट अगर मैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह की बात करता हूँ तो वो तभी फटते हैं जब उनका किसी सरफेस से कांटेक्ट होता है, समझ रहे हो। तो उसकी वजह से मे बी वो कांटेक्ट भी कहला सकते हैं, है ना। तो वो हमको नहीं पता अब क्या साइंस है भाई। खैर, फिलहाल यहाँ पे न्यूक्लियर ऐड कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कांटेक्ट फोर्स की वजह से देखो जरा, यहाँ पे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आ गए हैं लोग सीधा। मैं इसमें जरा पॉज लूंगा और यहाँ पे एक फोर्स होती है, इसको बोलते हैं एनसीआरएफ, ठीक है। एनसीआरएफ, ओके। ये होती है नॉर्मल कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स, ओके। ये चीज आप जरा समझ लो बेटा, ठीक है, ध्यान से। सब लोग यही हो ना? सब लोग क्या, दो ही तो बच्चे हो, ठीक है। मेघा, मान्या, ओके। तो बस आप एनसीआरएफ ठीक से समझ लीजिए, ठीक है। क्या होता है बेटा, देखो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बनाया था ना यहाँ पे, ये वाला, है ना। तो इसमें ही देख लेना। पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि बस एक टेबल पर रखा हुआ है, प्यार से रखा हुआ है चुपचाप, ओके। तो अब क्या होता है, इसके जिसका जो वो होगा मैग्नीट्यूड, मतलब इसका जो मास होगा, मास का मैग्नीट्यूड, है ना, वो उसका कुछ एम है मान लेते हैं। और इसके ऊपर जाहिर सी बात है ग्रेविटी तो लगेगी लगेगी, है ना, अर्थ पर है ये ऑब्जेक्ट। तो इसके ऊपर लग जाती है एम जी डाउनवर्ड साइड में। इतना तो सबको मालूम है ना, कि यार हाँ एक ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, इसको हम एन जी बोलते हैं, और ये होता है हमारा वेट, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा। आगे बढ़े, ओके। तो अब क्या होता है बेटा, हमारा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, उसके हिसाब से क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज पर, मान लो आपने दीवार के ऊपर एक मुक्का मारा, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि दीवार ने भी आपको उतना ही जोर से मुक्का मारा, ठीक है। ये हमारा लॉ है, हाँ इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये लॉ इसलिए है बिकॉज सोचो, जितना इम्पैक्ट दीवार को पड़ा होगा, बट दीवार जो है नॉन लिविंग थिंग है इसलिए उसको दर्द नहीं हुआ, बट उतने जितने आपने फोर्स से दीवार को मुक्का मारा, ऐसा सोचो अगर आप कि उतने ही फोर्स से दीवार ने आपको भी मुक्का मारा है, तो जाहिर सी बात है आपके दर्द होना चाहिए। और हाँ, आपने जैसे ही मुक्का मारा जाहिर सी बात है आपके दर्द हुआ होगा, है ना। तो वो जो दर्द हुआ वो इसलिए हुआ बिकॉज वो फोर्स आपको बैक मिली, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो हमारा जो एनसीआरएफ लिखा हुआ था, एनसीआरएफ में आर जो था वो रिएक्शन फोर्स की वजह से था, आर एफ रिएक्शन फोर्स, ओके। दो तो चीज क्लियर हो गई कि हाँ भाई जो भी फोर्स होगी वो रिएक्शन फोर्स होगी, ओके। अब बचा एन और सी, ठीक है। एन का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बेटा, ध्यान से सुनना, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो जो भी फोर्स लगेगी वो 90 डिग्री एंगल पर लगेगी किसी भी चीज के। जैसे कि मान लो अभी ये फोर्स लगी है, तो 90 डिग्री क्या होगा, अगर ये हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पर 90 डिग्री क्या होता है, देखो ये हमारा सरफेस हो गया, 90 डिग्री लगेगा ऐसे, समझ में आ रहा है बेटा। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किसकी चीज के कांटेक्ट में है, सरफेस के कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये क्या हुआ, कांटेक्ट का भी नीड होना जरूरी है। तो एनसीआरएफ में सी किसको, चीज को बताता है, कांटेक्ट को, कि हमारी फोर्स के लिए हमें कांटेक्ट होना जरूरी है। हवा में कोई चीज नहीं में कि मतलब वो नहीं लगेगा रिएक्शन फोर्स। अच्छा, और एक चीज आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये एक रिएक्शन फोर्स होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नीचे की साइड एम जी डालता हूँ तो हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की साइड लगेगी, जो किसको अपोज करेगी, एम जी को अपोज करेगी। देखो अगर ये एम जी को अपोज ना करती तो शायद टेबल को चीरता हुआ ये ऑब्जेक्ट नीचे की साइड गिर जाता, ठीक है। पर क्योंकि ये एम जी को बैलेंस कर रही है हमारी रिएक्शन फोर्स, इसको हम आर से डिनोट करते हैं या फिर एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। मेनली मैं आर का यूज करता हूँ। तो ये जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये अपसाइड क्यों लगती है, क्योंकि ये इस फोर्स का रिजल्टेंट है, इसका रिएक्शन है, ओके। समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट क्या था, रिएक्शन फोर्स होगी, तो इस फोर्स का जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ लगा, और इसी एंगल पे क्यों लगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स होगी वो 90 डिग्री लगती है, नॉर्मल लगती है, ओके। नॉर्मल होने की वजह से ही ये सरफेस के 90 डिग्री है, ध्यान से देखो, ये सरफेस के 90 डिग्री है, ओके। क्लियर है बेटा, वेरी गुड, ओके। चलो अब मैं एक ये डायग्राम बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, आप मेरे को बताना है इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन सी वाली होगी। देखो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। हाँ जी, हाँ अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या?
स्टार्टिंग से मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ यार, आप लोगों ने इंटरप्ट क्यों नहीं किया? शिट यार, बहुत नुकसान हो गया भाई। अच्छा मेरे पास तो देखना अच्छे वाले नोट्स होंगे। शिट, तो आप लोगों को सिर्फ वही दिख रहा था जो मैं अभी तक बना रहा था, है ना? अरे अच्छा, मेघा बोल दिया करो बच्चा। ठीक है, याद दिला दिया करो यार, मैं भूल जाता हूँ देखो। ठीक है ना? शिट। ओके, चलो आप नोट्स वगैरह देख लेना ये, ठीक है? और क्या बोलूँ अब, फोर्स का इफेक्ट मैंने बता दिया था देखो यहाँ पे। इसको बाद में देखेंगे अब। ये हो गया फोर्स का इफेक्ट, स्पीड, डायरेक्शन, शेप। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें लिखी हैं देखो इसमें कि न्यूटन इसकी यूनिट होती है, एफ सिंबल होता है। फिर हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की बात करी थी बेटा। ठीक है, बैलेंस ये वाली फोर्सेस हो गई जिनका रिजल्टेंट देखो जीरो होता है। द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो। ओके। फिर हमने अनबैलेंस फोर्सेस की बात करी थी जिसमें हमारा जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होता है या फिर कम भी हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। ओके, रिजल्टेंट। ओके। बाकी हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो फोर्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके ना? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना जरूरी है। फिर हमने पढ़ा कांटेक्ट फोर्स के बाद। तो मैं यही बोल रहा था कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बाद ये लोग सीधा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। ठीक है, जो मैं अभी तक न्यूक्लियर यहाँ पे लिख रहा था ना, वो मैं यहाँ लिख रहा था बार बार। यार मैं तो कुछ भी नहीं दिखा पाया आप लोगों को। शिट। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना ठीक है इस लेक्चर की बेटा, तो आपको लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने सब चीजें बना के दिखाई थी। ओके। ओके सही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कांटेक्ट फोर्स के बाद मैं सीधा सीधा नॉन कांटेक्ट फोर्स के बाद इन्होंने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया है। बट इसके बीच में मैंने एनसीआरएफ के बारे में बताया, एनसीआरएफ के बारे में, जो होती है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रिएक्शन फोर्स, है ना? और इसका मैंने एग्जांपल दिखाया आपको अभी अभी, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, यार कुछ भी नहीं बता पाया, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है अब। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था और इसका जो वेट था बेटा, वो वेट हमेशा नीचे की साइड लगता है, जिसको हम एम बोलते हैं या फिर डब्ल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइम एम का यूज ही करेंगे। और हमारे पास जाहिर सी बात है इसका रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ। ओके। और इसका जो रिएक्शन होगा वही अपसाइड होगा, ऐसे ऊपर। ओके। अच्छा, अब इसका रिएक्शन ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, बट ऐसे ही क्यों हुआ सिर्फ? परपेंडिकुलर क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो फोर्स है एनसीआरएफ वो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री अगर हम सरफेस से बात करें, तो सरफेस से ये ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पर ही है। ठीक है, तो इस वजह से जो ऊपर की साइड फोर्स लग रही है, उसी फोर्स को हम नाम देंगे ये वाला, ये 90 डिग्री पर। चलो ठीक है, तो दो चीजें कम वो हो गई देखो। एम का रिएक्शन क्या है? ये फोर्स है, आर या फिर एन से डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, आर या फिर एन से। तो रिएक्शन फोर्स क्या होती है? हमारी एम का या फिर किसी भी फोर्स का रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन के मतलब इस एक्शन के रिएक्शन में क्या लगा? ये वाली फोर्स लगी। ओके, आर या फिर एन, जो भी बोल दो आप इसे। प्लस अब हमारे पास एक चीज और आती है कि वो यहाँ पर या फिर यहाँ पर क्यों नहीं लगी? वो इसलिए नहीं लगी क्योंकि हमारी जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पर ही फोर्स लगेगी। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? ओके। ओके। और तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज थी हमारे पास कांटेक्ट का होना। देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर टंगा हुआ है हवा में, स्पेस में घूम रहा है, और यहाँ पर मैं एक टेबल लगा दूं, है ना? तो mg तो लगेगी, मे बी नीचे की साइड ये आता रहे, बट इस पे कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स नहीं लग रही है, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की साइड आता रहेगा। ओके। बट इसके लिए हमारी नॉर्मल कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स होने के लिए किस चीज की जरूरत है? पहली चीज की जरूरत है कांटेक्ट होने की। तो हमने इस वजह से ये ऑब्जेक्ट को टेबल पर रखवाया है जिससे कि इसका कांटेक्ट हो सरफेस के साथ। ठीक है, और अब इस सरफेस के साथ जब इसका कांटेक्ट हो जाएगा, तभी जाके इसमें रिएक्शन फोर्स लगेगी। ये हो गई हमारी mg, और इसका रिएक्शन क्या हो गया ऊपर, r। ओके, तो ये हो गया इसके रिएक्शन फोर्स। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, कांटेक्ट क्योंकि इसका कांटेक्ट है तभी ये हो रही है, रिएक्शन क्योंकि ये mg या फिर किसी भी अदर फोर्सेस का रिएक्शन होगी तभी लगेगा। ओके। और नॉर्मल तो आपने देख लिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगी। तो ये कांटेक्ट की वजह से लगती है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स, और क्योंकि ये फोर्स है। चलो बताओ, सबको समझ में आया ना कि एनसीआरएफ क्यों बोलते हैं इसे? एनसीआरएफ क्योंकि ये नॉर्मल है, ये कांटेक्ट की वजह से है, ये एक रिएक्शन फोर्स है, और हाँ ये फोर्स है। ठीक है, क्लियर है ना? ओके ओके ओके। यार बताओ, स्क्रीन शेयर नहीं हुई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कलर बेकार है। हम्म
ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, ठीक है, जो कि एक थीटा एंगल पर होगा, ऐसे टेढ़ा सा होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, और अब मैं आपको 3 फोर्सेस बना के दिखा रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सी वाली फोर्स का क्या कहते हैं, कौन सी वाली फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी। देखो ये जो मैंने एंगल बनाया है, ये एक एंगल अल्फा है, ठीक है, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, हमें नहीं पता कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का क्या एंगल होगा। ये हो गई F1, ये हो गई F2, और ये हो गई F3। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, F1, F2 और F3, या फिर चौथा कोई सी भी नहीं, ठीक है, F3, F2 या F1। आपको बताना है कौन सी फोर्स इनमें से नॉर्मल कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स है, कौन सी फोर्स NCRF है। चलो बताओ, कम ऑन। जो भी चीजें नाम के बेस पे, इसकी तो फोर्स जो है हमारी वो नाम से ही बता देगी कि कौन सी फोर्स है। कम ऑन, ट्राई करो बेटा, कम ऑन। F3, ओके, और कोई मान्या? नॉट श्योर, ओके, कोई बात नहीं। देखो, इसको जरा मिटा देता हूँ बाकी चीजों को। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं फालतू चीजें जरा मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड के लिए। ये चीजें फालतू थी, ठीक है, जो भी बनाई गई थी, अल्फा वेल्फा, हमें उससे चीजों से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि नॉर्मल कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स में क्या होता है। उसमें एक कांटेक्ट होता है, हाँ भाई कांटेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट और इसके बीच में एक कांटेक्ट है, हाँ है, ठीक है। अच्छा, कांटेक्ट हटा देते हैं। अब होता है रिएक्शन फोर्स, हाँ कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन फोर्स तो होगी होगी, ये हमें मालूम है, किसी भी चीज की मे भी कोई इस पे फोर्स लग रही होगी, उसी की वजह से ये 3 फोर्स बनी है। ओके, तो उससे भी हमें मतलब नहीं है। मेन क्या है बेटा, मेन है नॉर्मल। क्या है मेन? नॉर्मल। नॉर्मल का क्या मतलब था? नॉर्मल का मतलब था परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स, ठीक है ना। तो जो भी फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगी। अब आप ध्यान से देखो जरा इस इमेज को, और इसमें देखो कि क्या ये एंगल 90 डिग्री है। कम ऑन, है ना। तो ये वाली फोर्स जो है F2 वाली, वो तो 90 डिग्री पर लग रही है ना सरफेस के। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स कौन सी होगी? F2 वाली। हमें नहीं मतलब कि वो कौन से एंगल पर बन रही है, कोई दूसरी फोर्सेस, जैसे कि F1 थी, F1 तो जीरो एंगल पर बन रही है ना, सरफेस पे ये बिल्कुल। F3 कुछ अल्फा प्लस 90 पर बन रही है ना। तो हमें नहीं मतलब बेटा कि किस पे बनेगी, हमें सिर्फ 90 डिग्री देखना है और कॉन्टैक्ट देखना है, और फिर बस लगा देनी है फोर्स, ठीक है। तो आप जब भी इंक्लाइंड प्लेन का ऐसे डायग्राम बनाओगे, आपको हमेशा ऐसी एक आर बनानी पड़ेगी ऊपर की साइड, ऐसे। ये होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ये वाला प्लेन बनाते, तो इसमें भी आप एक आर बनाते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स। और बताओ, इस वाले में इस वाला डायग्राम दिखाता हूँ आपको एक और। उम्म, क्या बनाऊं? चलो वही वाला देख लेते हैं। आप लोग को अब दिख रही है ना स्क्रीन बेटा? ओके, ठीक है। तो हमारी एक बॉल है, और हमारा जो कांटेक्ट हो रहा है वो ध्यान से देखो सिर्फ इन कॉर्नर्स पर हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि लगनी कहाँ चाहिए, लगनी चाहिए 90 डिग्री पर। अब जरा ध्यान से देखो इस सरफेस को, अगर मैं देखूं, ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं इस वाली, मतलब ये जो हमारा बना हुआ था, इस वाले पार्ट को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, सही है। तो हमारा सरफेस क्या हो गया? सरफेस हो गया हमारा ये वाला। हम्म, ये हो गया हमारा सरफेस, ठीक है। और हमको पता है कि सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पर लगती है, तो ये सरफेस से 90 डिग्री ऐसे लगेगी, सही बात है। एक तो ये लग गई फोर्स, ठीक है। और अगर मैं दूसरे वाले पार्ट की बात करूं, तो सेम केस इसके साथ भी यही होगा, ठीक है। जो हमारी बॉल थी, वो कांटेक्ट सिर्फ 2 पॉइंट से हो रही थी, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, है ना। और दोनों से कैसे लगेगी फोर्स? इस साइड लगेगी, ऐसे। क्लियर है? बताओ, कोई डाउट? कम ऑन, एनसीआरएफ में अगर अभी भी कोई डाउट हो बेटा पूछो, ठीक है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसे कि अभी पिछली बार हुआ है ना। तो आपको ये चीज़ हमेशा दिखेगी, ठीक है। एनसीआरएफ बहुत जगह दिखती है, और मतलब आपको लगानी ही लगानी पड़ती है। आपको नहीं मालूम होगा कि आप ये क्यों लगा रहे हो। टीचर्स वगैरह बहुत बता देते हैं कि मतलब आर लगनी है, पर क्यों लगनी है किसी को नहीं पता होता, ठीक है। तो आप बस इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे मान लो हमारी टेबल पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इस पर नीचे एम जी लग रही है, तो इसकी रिएक्शन में हमारे पास ये लग रही है आर, ओके। और क्योंकि आर हमेशा सीधी रहेगी, किसके? सरफेस के। हमारा जो सरफेस होगा उससे ही सीधी रहेगी, और किसी फोर्स से ऐसा मतलब नहीं है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, ठीक है। फोर्स अगर मैं मान लो, ये फोर्स अगर मैं ऐसे भी लगा लेता, अगर एम जी मान लो इधर भी लग लेती, तब भी हमारी जो आर आती वो सीधी ही आती,
ओके ना, बात ध्यान रखना हमेशा कि जो एनसीआरएफ लगेगी वो हमेशा सीधी लगेगी बेटा 90 डिग्री पर ऐसे। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनसीआरएफ में क्या हुआ अभी, ठीक है ना, मान्या मेघा क्लियर है? ओके वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। अब देखो इसमें कांटेक्ट फोर्सेस हो गई, कांटेक्ट फोर्सेस में एक तो हमने बता दिया आपको एनसीआरएफ होती है, ठीक है, और दो चीजें और होती हैं, दो चीजों में से एक ही बता देता हूँ, है ना, वो होती है हमारी टेंशन। ओके, टेंशन कैसे एक्ट करती है जरा ध्यान से देख लेना। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉल ऐसे लटक रही है और ये कई बार आपको दिखने वाली है, ठीक है, हर चीज में आपको दिखेगी, और ये हो गया हमारा सरफेस, ठीक है। तो इस पर टेंशन कैसे एक्ट करेगी? देखो बेटा टेंशन के लिए दो चीजें होना जरूरी है, दो चीजें, या मतलब एक ही चीज समझ लो, एक रस्सी हो, रोप हो, थ्रेड हो, या कुछ भी हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज जिससे हम मतलब किसी और चीज को लटका सकते हैं, चेन हो, है ना, मैं इसकी जगह चेन भी बना सकता था ऐसे, ये चेन तो नहीं लग रही लेकिन चेन बना सकता था, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है टेंशन बनाने के लिए? टेंशन एक फोर्स है, और टेंशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज की जरूरत पड़ती है, एक थ्रेड की, ठीक है, एक थ्रेड, एक रोप, या कोई भी ऐसी चीज जिससे हम दूसरी चीज को बांध पाए। ओके, अब क्या होता है इसमें नीचे की साइड, जाहिर सी बात है अगर इस बॉल का मास m होगा तो नीचे लगेगी mg, है ना, तो ऊपर की साइड क्या लगेगी बेटा? ऊपर की साइड लगेगी इसमें टेंशन। और देखो मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी कोई भी सरफेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बेटा, कोई भी सरफेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर एनसीआरएफ को नहीं लगा सकते, ठीक है, क्लियर है ना? कोई भी एनसीआरएफ यहाँ पर क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि नीचे कोई सरफेस नहीं है, सरफेस से ही तो हम कांटेक्ट कराते हैं, है ना। और अगर हम बात करें टेंशन की, टेंशन क्योंकि एक दूसरी फोर्स है, तो टेंशन कब लगती है? टेंशन कुछ ऐसे लगेगी, देखो, अगर यहाँ पर एक एंड पॉइंट है और यहाँ पर एक एंड पॉइंट है, तो टेंशन को लिख लेना बेटा, इस चीज को, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लगती है। कैसे? अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट। अगर हम इस कॉन्टैक्ट की बात करें तो इससे भी दूर जाएगी, और इस कॉन्टैक्ट की बात करें तो इससे भी दूर जाएगी। ओके, तो अगर मैं इस बॉल को कंसिडर करूं ऑब्जेक्ट, और इस सब चीजों को भूल जाऊं कि ये कहाँ लगी हुई कहाँ नहीं लगी हुई, तो हम जो टेंशन की बात करेंगे वो सिर्फ इस वाली को कंसिडर करेंगे। क्लियर है? ओके, पक्का क्लियर है ना बेटा? देखो टेंशन जो लगेगी वो हमेशा अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लगेगी, मतलब इससे दूर भागती हुई। अगर इस कॉन्टैक्ट की बात करूं तो इससे दूर जाएगी, और इस कॉन्टैक्ट की बात करूं तो इससे दूर जाएगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो आप जल्दी से। जैसे कि हमारी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा एक फोर्स लग रही है इधर साइड से, ठीक है, और इसके बीच में एक धागा है, जिससे ये बंधे हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया था, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो, तो क्योंकि ये रोप है बेटा, है ना, ये एक बीच में रोप है, तो रोप में क्या लगती है? टेंशन लगती है, और टेंशन कहाँ पे लगती है? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये इधर की साइड लगेगी, और इस पॉइंट की बात करूं तो ये इधर की साइड लगेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कम ऑन बताओ, समझ में आ रहा है अभी तक? ओके बेटा, कोई भी डाउट हो बेटा तुरंत पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 मिनट और पढ़ा दूं, क्योंकि 10 मिनट लेट स्टार्ट किया था हमने, है ना। हाँ ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चा? पहले बस ये बता दो, और दिख रही है स्क्रीन अब की बार, है ना? ओके ग्रेट, ठीक है, तो हाँ, क्या बता रहा था मैं? हाँ, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है बेटा इन चीज़ों से पढ़ने से पहले, ठीक है, आप बस वो चीज़ और देख लो, आपको पूरा चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाएगा, कुछ सिंपल लगेगा आपको सब कुछ, ठीक है। तो ये हम मतलब वैसे हाई क्लासेस में पढ़ाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका न्यूटन्स लॉ यहीं से स्टार्ट होता है। हम लोगों ने तो कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि हम लोग बुक उठाते ही नहीं थे, हम तो मक्कार थे, ठीक है। तो देखते हैं क्या था। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा बताओ, ये पढ़ा है किसी ने अभी तक? कम ऑन, किसी ने पढ़ा है फ्री बॉडी डायग्राम अभी तक? हम्म, वही तो दिक्कत है यार, कोचिंग्स में और टीचर्स क्या करते हैं, स्कूल वाले चैप्टर तो पढ़ा देते हैं लेकिन चीजें छोड़ देते हैं, जिससे फिर बच्चों को आगे प्रॉब्लम होती है समझने में। हमें भी जब तक ये नहीं पता था, तो हमें नहीं पता था कि भाई इसके इस बॉल के ऊपर फोर्स क्यों लग रही है, कैसे लग रही है, नहीं पता था, बस बनाते चले जाते थे। तो ऐसे तो फिजिक्स खुद वीक होगी ना बच्चों की। देखो फ्री बॉडी डायग्राम को, बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल, बस आपको एक चीज समझनी है कि अगर मेरे पास मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मुझे ना पॉइंट ऑफ विजन देखना पड़ता है। पॉइंट ऑफ विजन क्या होता है? मतलब जिस चीज पर मुझे कंसंट्रेट करना है। मतलब जैसे कि मान लो आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, इस अब इस मोबाइल में आपकी बुक्स भी होंगी, बुक्स की पीडीएफ है बहुत सारी, है ना, मोबाइल के अंदर पीडीएफ्स हैं, ओके, और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं।
मगर यहाँ पर हमारे पास जियो सावन वाला ऐप भी है जिसमें मैं गाने सुनता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे गेम्स भी हैं बहुत सारे सारे, पबजी और पता नहीं कौन कौन से गेम भर रखे हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन किसको बनाते हो। सही बात है ना। अगर आपको एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है तो आपको उस पीडीएफ को पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा ना, और बाकी सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। मान लो ऐसे जैसे वो मोबाइल में है ही नहीं, है ना। यही तो करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना। तो बस हमें यही करना है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में देखो क्या होता है कि हमारे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही होंगी, लेकिन जो भी फोर्सेस ये किसी और चीज पर लगाएगी उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब देखो क्या हुआ, इसके ऊपर लग रही है mg, कांटेक्ट होने की वजह से इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स, है ना, r। अच्छा, पहला रूल फ्री बॉडी डायग्राम का कि जो भी आप डायग्राम बनाओगे वो आप बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से बनाओगे, ठीक है, आपको पॉइंट से दिखाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो हम वैसे भी करते थे बिना जाने, हाँ, हम तो समझदार लोग हैं, है ना। ये तो हम वैसे भी करते थे। पर समझने वाली बात ये है बेटा कि जैसे कि मान लो अब मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, ये हो गया वही टेंशन वाला एग्जांपल, ठीक है, और इसके ऊपर टेंशन ऐसे लग रही थी और mg नीचे लग रही थी। आप जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना चीज को। हाँ हाँ ठीक है, बैटरी कम है मालूम है। तो हमारे पास ये जो mg लग रही थी ये डाउनवर्ड लग रही थी, सही है। हाँ सही है भाई, ये जो बॉडी के ऊपर mg लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, और ये बॉडी के ऊपर लग रही है। ध्यान से सुनना, ये बॉडी नहीं लगा रही है किसी और चीज पर ये बॉडी के ऊपर लग रही है। ऐसे ही अगर मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन भी एक पुल वाली फोर्स है जो कि इस बॉडी के ऊपर लग रही है ना। बॉडी के ऊपर लगी, बॉडी किसी चीज पर कोई फोर्स नहीं लगा रही है। अब अगर मैं ये वाली टेंशन की बात करूं, जरा ध्यान से देखना, तो ये टेंशन एक पुश टाइप फोर्स है। पुश टाइप फोर्स है यानी कि नीचे की साइड आ रही है, ठीक है। और ये किसका रिएक्शन होगा, ये इस बॉडी का रिएक्शन होगा। मतलब आप ये समझो कि ये जो टेंशन इसके ऊपर लग रही थी, रिएक्शन था mg का, इसके रिएक्शन में एक और फोर्स पैदा होती है जो फोर्स बॉल लगा रही है। आपको आई थिंक कंफ्यूजन लग रही होगी यहाँ पे कुछ, है ना। इसको और किसी एग्जांपल समझा सकता हूँ क्या। हाँ मैं समझा सकता हूँ, देखो ये हमारी एक गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है एक फोर्स से, ओके। ये फोर्स से एक गाड़ी को आगे को जा रही है, लेकिन अब हम क्या बात करें, ये एक सरफेस पर है, जाहिर सी बात है इसका कुछ वेट होगा mg। इसकी एक नॉर्मल कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स लगेगी ऊपर की साइड r, और हमें क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बेटा। ध्यान से सुनना, ठीक है। हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो बॉडी थी ये किसी और चीज पर कुछ फोर्स लगा रही थी, मान लो यहाँ पे कोई और गाड़ी आ रही है, ठीक है, या इससे अटैच्ड है, ओके ना, ये अटैच्ड है, और इन दोनों में टेंशन लग रही है। तो थोड़ी सी टेंशन ये इसके ऊपर लगाएगी, थोड़ी सी टेंशन ये इसके ऊपर लगाएगी, T1 T2। बेटा आपको समझ में आ रहा है अभी तक का डायग्राम। एक डायग्राम था, ये बॉडी इससे चल रही थी, एफ फोर्स से चल रही थी, ठीक है, इसके ऊपर यानी कि एफ फोर्स लग रही है। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स है जो कि रिएक्शन है हमारे mg का, ओके। और पीछे हमारे पास एक वाहन बंधा हुआ है, और ये वाहन जो है एक रोप से बंधा हुआ है। अब इस रोप में क्या होता है, मैंने आपको बताया था दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक ये वाला कॉन्टैक्ट और एक ये वाला कॉन्टैक्ट, और दोनों ही कॉन्टैक्ट से अवे लगेगी हमारी फोर्सेस, ठीक है। अब एक जो कॉन्टैक्ट है ये वाली फोर्स, जरा ध्यान से देखो, ये वाली फोर्स इसके ऊपर लग रही है, इस बॉडी के ऊपर लग रही है, ठीक है। और ये वाली फोर्स ये बॉडी लगा रही है, ठीक है, खुद लगा रही है इसके ऊपर। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके, एक एफ इधर लग रही थी, आर ऊपर थी, mg नीचे थी, आपको बॉडी डायग्राम का बॉडी गायब कर देनी है, ठीक है, फिलहाल के लिए, अगर आपके पास ये सब पॉइंट्स मिल गए हैं तो। और आपको ये जो टेंशन लगानी है ना बेटा, ये टेंशन आपको ऐसे लगानी है, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट वाली, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट वाली, कि आपको दूसरी वाली टेंशन को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। वो टेंशन को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वो जो टेंशन थी वो दूसरी वाली बॉडी इसके ऊपर लगा रही है, या आप ऐसे कहो कि ये वाली टेंशन तो ठीक है इस बॉडी के ऊपर लग रही है, ओके, पर ये जो रिएक्शन वाली टेंशन थी ये वाली बॉडी इस दूसरी वाली बॉडी के ऊपर लगा रही होगी। क्या किसी को क्लियर है। आई थिंक ये कॉम्प्लिकेट हो चुका है, कम ऑन, क्या किसी को क्लियर है ये चीज। नहीं ना, है ना, नहीं ना, बोलो भाई। हाँ लगा ही था। ओके कोई बात नहीं। देखो आपको बस ऐसे समझना है बेटा कि अगर मान लो एक फोर्स है, ठीक है, एक ये दूसरी बॉडी है, ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाती है, ये भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है मान लो। आपने मान लिया बस ये फोर्स इसके ऊपर लग रही है, ध्यान से सुनना,
अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया ए और ये ऑब्जेक्ट हो गया बी, तो ये वाली फोर्स है बी से ए पर, ओके, और ये वाली फोर्स है ए से बी पर, ओके। तो अगर आप इस वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप सिर्फ वही फोर्सेस कंसिडर करोगे जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, यानी कि बी से ए वाली फोर्स, ये वाली फोर्स। क्यों? क्योंकि ये वाली फोर्स इसके ऊपर लग रही है, ओके। पर हम जो भी फोर्सेस ये वाली बॉडी दूसरी बॉडीज पर लगा रही हैं वो वाली फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब समझ में आ गया है ना? हाँ, जैसे कि हमने ए से बी पर जो फोर्स जा रही थी वो ऐसी फोर्स थी जो हमारी ए वाली बॉडी बी के ऊपर लगा रही है। तो ये वाली फोर्स जो भी वर्क ये वाली बॉडी करेगी हम उस सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसिडर करने वाले हैं जो चीजें इसके ऊपर लग रही है किसी और बॉडी के द्वारा। क्लियर है? मान्य क्लियर है क्या? ओके, ग्रेट। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो। अगर कोई एक बॉडी बी थी और एक बॉडी ए था, बी ए के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है और ए बी के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है, तो अगर मुझे ए का बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह इसको ऐसे बनाऊंगा कि हाँ, इसके ऊपर बी से ए आती हुई एक फोर्स लगेगी। किस पर? ए ऑब्जेक्ट पर मैं ये वाली फोर्स नेग्लेक्ट कर दूंगा जिसमें मैंने किसी और चीज पर फोर्स लगाई है, ओके, इस खुद ऑब्जेक्ट ने। सोचो अगर इसका उल्टा मैं करता, ठीक है, और मैं कंसिडर करता इस वाले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम, तो मैं क्या करता? मैं लगाता ए से बी के ऊपर आने वाली फोर्स, ठीक है, और बी से ए जो कि ये बॉडी खुद लगा रही थी, बी वाली बॉडी, उसको मैं नेग्लेक्ट कर देता। क्लियर है ना बेटा? ओके, तो बस यही था फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक है ना? बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे मान लो ये हमारे पास हो गया, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर एम जी हमेशा बेटा परपेंडिकुलर नीचे की साइड लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हो गई हमारी रिएक्शन फोर्स जो कि आर लगेगी ऐसे, है ना? और अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, v इज टू 0 है, तो जरा देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल है, आपको एक पॉइंट बनाना है, ठीक है, और इस पॉइंट से ऐसे इस डायरेक्शन में आपको दिखा देना है आर फोर्स और इस डायरेक्शन में दिखा देना है एम जी। हो गया बॉडी डायग्राम, और इसकी वेलोसिटी लिख देनी है 0, बस। ठीक है, ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम में। क्लियर है सबको? चलो बढ़िया। अब कल से ये स्टार्ट कर देंगे, इसमें तो अब ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है वैसे, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। और इसके बाद कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये पीडीएफ बड़ी सुंदर बनाई है भाई, किसने बनाई है ये? कलर वलर हाइलाइटर वगैरह इतना पैसा यूज़ किया है, सही है। ठीक है, और कंजर्वेशन, हाँ, मोमेंटम से आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। आप लोग आई थिंक नाइन्थ में हो, नाइन्थ में सब्जेक्टिव हो रहा है ऑब्जेक्टिव हो रहा है पेपर? हम्म। बच्चों, अरे चलो कमॉन, किसी को तो मालूम होगा। सब्जेक्टिव हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है आपके जो एग्जाम? अच्छा, ऑब्जेक्टिव होंगे। तो देखो, लॉ ऑफ जो हमारा वो होता है ना मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को अच्छे से करना है। पिछले वाले चैप्टर से तो मतलब न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता। और हाँ, ग्राफ वाले क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार कराए थे, है ना, ग्राफ पहचानना, और ग्राफ के साथ एरिया, और मैंने बताया था कि जो पॉइंट्स होते हैं वो स्लोप, हाँ स्लोप है ना, वी टी। ग्राफ का अगर हम स्लोप की बात करें तो वो एक्सेलरेशन देता है, एरिया की बात करें तो वो डिस्टेंस देता है ना। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा भारी नहीं आते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अरे ये तो खत्म भी हो गया, वाह। ठीक है, तो कल ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीधा हम वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल तो शायद आपकी क्लास नहीं है यार, है क्या? ओ, अच्छा। देखो, आप लोगों को अगर पढ़ना है और आप लोगों को कल छुट्टी होती है, जैसे मुझे तो लगता नहीं छुट्टी होगी, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं क्लास अरेंज कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज ये अच्छा है, अगर आज जैसे मैंने भी ये पढ़ाया है तो अब सीधा अगले हफ्ते पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें उड़ चुकी होंगी, है ना, इस वजह से बोल रहा हूँ। ठीक है।